जस्टिस। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ये जस्टिस का सिस्टम भारत में वर्क कैसे करता है और इस सिस्टम को समझने के लिए हम बिल्किस बानो केस का एनालिसिस करेंगे। एक ऐसा केस जो किसी भी इंसान के दिल को झंझोर दे, एक 5 महीने की प्रेग्नेंट वुमेन का गैंग रेप और मस मर्डर केस है ये। पर बिल्किस किस तरह जस्टिस के लिए आज भी लड़ रही है सिस्टम के विरुद्ध, इसका खुलासा भी हम करेंगे क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट भी बिल्किस के साथ हुए इनजस्टिस पर सवाल उठा रही है। इस वीडियो के हर एक पॉइंट बहुत बारीकी से सुनिएगा बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। मैं हूं सरबानी और आप देख रहे हैं एसएलसी इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल लूसिड स्ट्रीमिंग। कहानी की शुरुआत होती है 2002 के गुजरात दंगों से। अब यहाँ मैं बता दूँ, अगर आपको बिल्किस बानो केस का टाइमलाइन पता है तो आप स्किप कर वीडियो के चैप्टर 2 को डायरेक्ट देख सकते हैं। तो साबरमती एक्सप्रेस अयोध्या से जब गुजरात के गोधरा डिस्ट्रिक्ट आ पहुँचती है तब उसके S6 डिब्बे में आग लगा दी जाती है और 59 लोग मारे जाते हैं। उस ट्रेन में मोस्टली कर सेवक थे, जिस कारण गुजरात के अलग अलग जगहों पर कम्युनल दंगे छिड़ने लगते हैं। बिल्किस उस वक्त रणधीकपुर नाम के एक गांव में रह रही थी जो गोधरा से थोड़ी दूरी पर था। दंगों के डर से सारे गांव वाले गांव छोड़ के भागने लगते हैं और 21 साल के बिल्किस, जो उस वक्त 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, वो अपने 3.5 साल की बेटी, माँ और कुछ और रिलेटिव के साथ भागकर 2-3 दिन तक छुपती फिरती है। पर 3 मार्च 2002 को वह लोग पकड़े जाते हैं। कुछ 20-30 लोग वेपन्स लिए उन पर हमला कर देते हैं। इसके बाद कुछ यूँ हुआ कि बिल्किस, उनके माँ और कई और महिलाओं को बेरहमी से रेप किया गया। बिल्किस बेटी को पत्थर पर पटक दिया गया। कुल 17 लोग थे साथ में, जिनमें से 8 लोगों को मार डाला गया, जिनमें से बिल्किस की बेटी भी थी और बाकियों का पता नहीं लग पाया। शायद वह लोग वहाँ से भाग निकल पाए। बिल्किस इसीलिए जिंदा बची थी क्योंकि वह बेहोश हो गई थी और मॉब को लगा कि वह मर चुकी है तो उसे छोड़ दिया। लगभग 3 घंटे बाद जब बिल्किस को होश आया तो वह खुद को बिना कपड़ों की नेकेड पाई और खुद को किसी कपड़े से ढक के पास के पहाड़ी में भाग गई। पानी ढूंढते ढूंढते जब वह एक हैंडपंप के पास आ पहुंचती है तब एक आदिवासी महिला उससे कपड़े देती है। बिल्किस को एक पुलिस ऑफिसर नजर आता है। वह ऑफिसर उन्हें पास में लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और बिल्किस अपना स्टेटमेंट देती है। जिस पुलिस ऑफिसर ने स्टेटमेंट लिया वो था सोमाबाई गुड़ी। ये नाम आप याद रखिएगा क्योंकि आगे इन्होंने और बहुत कारनामे किए। बिल्किस इस पूरी घटना की एकमात्र विटनेस थी और वह सारे लोगों के नाम भी जानती थी क्योंकि सारे अक्यूज्ड उसी के गांव के थे। पर पुलिस ने उनके कंप्लेंट दर्ज नहीं की और उन्हें छप्परपार डिस्ट्रिक्ट में एक रिलीफ कैंप भेज दिया। उस रिलीफ कैंप पे पहुंचकर वह अपने पति से वापस मिली। वहीं पर बिल्किस ने लाखों बार सबको बताने की कोशिश की कि उसके साथ कितना कुछ हुआ। अलग अलग एनजीओ वर्कर्स, लॉयर्स, जर्नलिस्ट सबको बताती रही और तब जाके उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन हुई। उसके केस को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने लिया और सुप्रीम कोर्ट ने केस को सीबीआई को ट्रांसफ़र किया। 2004 में जाकर 11 एक्यूज्ड लोगों को अरेस्ट किया गया, यानी कि इंसिडेंट के लगभग 2 साल बाद, और ट्रायल अहमदाबाद में शुरू हुई। बिल्किस ने अपने डर को जाहिर किया कोर्ट के सामने कि हो सकता है एविडेंसेस जो भी सीबीआई ने कलेक्ट करी उन्हें टैम्पर कर दिया जाए या गवाहों को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है, और इस अर्जी पर केस को मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। 2008 में मुंबई के स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 11 एक्यूज्ड को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई, पर 7 एक्यूज्ड छूट भी गए क्योंकि एविडेंसेस नहीं मिल पाया और एक एक्यूज्ड ट्रायल के दौरान मर गए। इस केस के
बहुत एविडेंसेस पुलिस के लापरवाही या यूं कहे गुंडागर्दी के चक्कर में नष्ट हुए थे। बिल्किस के मेडिकल एग्जामिनेशन में भी बहुत देरी हो चुकी थी। उनको लगभग 1 साल लगा अपने केस को रजिस्टर करवाने में। इसके अलावा जब सीबीआई ने डेड बॉडीज को ढूंढने की कोशिश की तब पहचान होने में बहुत मुश्किल आई, क्योंकि बॉडीज के सर को धड़ से अलग कर दिया गया था, जिस कारण बॉडीज पहचानने में नहीं आ रही थी। यहाँ तक जो डॉक्टर थे उन्होंने भी गलत रिपोर्ट बनाई और जो पुलिस ऑफिसर सोमाबाई गौरी उन्होंने भी बिल्किस के पढ़े लिखे ना होने का फायदा उठाया। बिल्किस ने जो भी कुछ कहा सारी चीज़ों को लिखा ही नहीं बल्कि अपने हिसाब से कंप्लेंट को मैनिपुलेट कर दिया अक्यूज्ड लोगों को बचाने के लिए। कोर्ट ने कहा कि जसवंत भाई नाइक, गोविंद भाई नाइक और नरेश कुमार मोरधिया जो ट्रायल के दौरान मर गए, इन तीनों ने बिल्किस के बेटे को जमीन पर पटक पटक के मार डाला और बाकी जो कन्विक्ट हुए उनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इस कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील हुआ बॉम्बे हाई कोर्ट में और कोर्ट ने सज़ा बरकरार रखी और 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने 50 लाख रुपए कंपनसेशन भी दिया बिल्किस बानो को। पर बिल्किस के ये सारी लड़ाई पानी में चली गई जब 2022 के 15 अगस्त को 11 अपराधी छूट जाते हैं रिमिशन ग्राउंड पर। इन लोगों को फूलों का हार पहनाकर मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया और वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई। अब चैप्टर 2 में सवाल आता है कि ये लोग छूटे कैसे और रिमिशन क्या होता है। रिमिशन का मतलब होता है सज़ा को कम करना, उसके नेचर को ना बदलते हुए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी को 3 साल का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिलता है तो उसे कम करके 2 साल का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है। रिमिशन के लिए भारत में 2 प्रोविजन मौजूद है। एक है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 72 जो प्रेसिडेंट को किसी अपराधी को रिमिशन देने का पावर देता है। बिल्किस बानो के केस में रिमिशन के दूसरे प्रोविजन जो कि है सेक्शन 432, 433, 433A सीआरपीसी के अंडर, इस सेक्शन के अंडर रिमिशन की मांग की गई। तो गुजरात गवर्नमेंट का एक माफीनामा है 1992 का, जिसमें बोला गया है कि 18 दिसंबर 1978 के बाद से जिन भी कन्विक्ट्स ने 14 साल सजा काट ली हो उन्हें माफ़ी मिल सकती है सरकार से। पर 2014 में गुजरात माफीनामा में कई बदलाव लाए गए और न्यू पॉलिसी यही कहती है कि ऐसे कन्विक्ट्स जिन्होंने मर्डर, रेप या गैंग रेप किया है उन्हें रिमिशन नहीं मिल सकते हैं। तो इस तरह गुजरात गवर्नमेंट का इन कन्विक्ट्स को रिलीज करना गलत है। इसके तर्क में ये कहा गया कि कन्विक्शन हुआ था उस वक्त गुजरात माफीनामा 1992 लागू था और इस कारण ये प्री मैच्योर रिलीज गलत नहीं है। अब आते हैं चैप्टर 3 में कि करंट सिनेरियो क्या है इस केस का। पीआईएल दाखिल करने वालों में है सीपीआईएम लीडर सुभाषिनी अली, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट रेवती लाउल, फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी रूपरेखा वर्मा और तृणमूल कांग्रेस लीडर एमपी महुआ मैत्रा। सुप्रीम कोर्ट बेंच जिसमें जस्टिस के.एम. जोसेफ, बी.वी. नागरत्ना है, उन्होंने इस रिमिशन पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना ये है कि स्टेट को कन्विक्ट्स को छोड़ने से पहले ऑफेंस की गहराइयों को नापना चाहिए था। एक प्रेग्नेंट महिला का गैंग रेप और सैकड़ों बेगुनाहों की हत्या को स्टैंडर्ड 302 के केस के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। उसी तरह जैसे एप्पल और ऑरेंज की कोई तुलना नहीं की जा सकती। जो अनइक्वल परिस्थिति में है उन्हें इक्वल ट्रीट नहीं किया जा सकता। यह अभी सवाल ये है कि क्या सरकार ने रिमिशन के वक्त ठीक से सोचा भी है? आज बिल्किस की जगह कोई और भी हो सकता है। कोर्ट ने फर्दर ये कहा कि इस रिमिशन को अगर सही रीजन से जस्टिफाई नहीं किया गया तो कोर्ट अपने हिसाब से मतलब निकालेगी और नतीजा भुगतना होगा। तो आप आगे ये देखने वाली बात होगी कि फर्दर इस केस में क्या डेवलपमेंट आता है। पर आपको मेरा सवाल है कि क्या 14 साल की जेल बिल्किस के साथ हुए गुनाहों की काफ़ी सज़ा है? क्या इसी को हम जस्टिस कहेंगे?
आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। आगे हम और भी कई केसेस आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।